Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPC Tutorial Classes. This is Divan. You are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और लास्ट की क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जाना था, उसकी वर्किंग के बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फेराडे जो एक्सपेरिमेंट था उनका, उससे हम लोग कुछ रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम लोग ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई थी कि ये हमारा बेसिकली ये होता है कि जब भी हम लोग कोई भी कॉइल होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अब हम लोग जानते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है और इसका क्या यूज़ हुआ है आगे। When we place a coil in a magnetic field and gives the current to it, it starts rotating. हम लोगों ने भी लास्ट की क्लासेस में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जाना था। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या था, हमने बेसिकली दो मैग्नेट्स लिए थे, उसमें हमने एक कॉइल रखी थी और हमने करंट पास कराया था। उस करंट पास करने की वजह से वो जो हमारा मोटर है वो रोटेट करने लगता था, मीन्स उस पर फोर्स लगता था और वो रोटेट होने लगता था। तो उस केस में क्या था, इलेक्ट्रिक मोटर की केस में, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रोवाइड की और फोर्स जनरेट हुआ। फोर्स की वजह से हमारा जो मोटर है वो रोटेट करने लगा। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो इसी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं, जो ये प्रोसेस है वो इसी के इनवर्स को मतलब एक्सप्लेन करती है। इसी का अपोजिट हमारा क्या होगा कि अगर हम कोई भी कॉइल है उसे किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको हम रोटेट करते हैं, मींस हम फोर्स खुद प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, करंट हमारा जनरेट होता है, करंट हमारा इंड्यूस होता है। और यही जो करंट हमारा प्रोड्यूस होता है उस कॉइल में, जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो देख लेते हैं कि व्हेन वी प्लेस, और जो हमने पहले स्टडी किया कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा और करंट दिया तो मोटर मूव कर रही थी हमारी, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो कि अभी हम आगे की क्लासेस में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की वर्किंग के बारे में जानेंगे। उसमें जो फिनोमिना, जो प्रोसीजर लगता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लगता है। कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दो मैग्नेट्स लेते हैं, उस मैग्नेट्स के बीच में कॉइल रखते हैं और हम क्या करते हैं, उसमें फोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से करंट हमारा जनरेट होता है। मींस हम मैकेनिकल एनर्जी को उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो घरों में जनरेटर्स, जो कहीं पार्टीज वगैरह में, गांव वगैरह में आपने देखा होगा जनरेटर्स यूज किए जाते हैं, उसमें यही होता है कि हम एक्सल को रोटेट करते हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। मींस वहां पे मैकेनिकल एनर्जी हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोटर में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से मोटर हमारा मूव कर रहा था। तो ये हमारे बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, जिसपे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की और जनरेटर की वर्किंग बेस्ड है। ठीक है, व्हेन वी प्लेस अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड गिव द करंट टू इट, जो कि हमारा मोटर वाले केस में था। आप लोग याद करिएगा जो हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने करंट को रखा, करंट दिया है और मोटर हमारा रोटेट कर रहा है इन केस ऑफ मोटर। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अपोजिट टू दिस, व्हेन द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड इज रोटेटेड, मतलब हम फोर्स उसको दे रहे हैं, देन करंट गेट इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल, उस कॉइल में करंट हमारी इंड्यूस हो जाती है। दिस प्रोडक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल when it is rotated in a magnetic field is called as electromagnetic induction, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब जो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो ये फोर्स जनरेट हो रहा है इसे हम इंड्यूस्ड फोर्स जनरेट बोलते हैं। इंड्यूस्ड क्यों बोलते हैं, मीन्स क्योंकि हमने कुछ वर्क किया और जिसकी वजह से ये फोर्स हमारा जनरेट हो रहा है। और जो करंट हमारी जनरेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, क्योंकि ये हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, मतलब एक तरह से हम लोग जो करंट इंड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इसे इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव के केस में जो भी हमारी करंट और फोर्स होता है उसको हम इंड्यूस्ड बोलते हैं।
एंड लास्ट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, और ये तब तक रहता है, इसीलिए हम इसको इंड्यूस्ड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो रहता है वो उसी कंडीशन पे रहता है जब तक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। जहां हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया वहां हमारा ना फोर्स उस पर लगेगा ना उस पर करंट कोई प्रोड्यूस होगी, सब चीज हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारा, इसीलिए हम इसको इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। When the electric current produced in the closed circuit by the changing magnetic field is called as a induced current। वही चीज मैंने आपको बताई अभी। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे। हमने आपको बताया था माइकल फेराडे के बारे में, इनकी वजह इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कि उसमें बेसिकली यही था कि हमने एक कॉइल ली थी, जैसे कि इसमें थोड़ा सा शो किया गया है, और ये मैग्नेट है हमारा, मैग्नेट में हमारा मैग्नेट है तो उसमें ऑब्वियस बात है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। तो हम इसको जब मूव करते हैं तो यहाँ पे करंट, यहाँ पे मतलब करंट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है। जब हम इसको स्टॉप कर देते हैं अपने पोजीशन पे तो उस केस में कोई भी इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होता है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो बेसिकली हमारा फेराडे का यही एक्सपेरिमेंट कहता है कि जब तक हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, तभी उसमें करंट इंड्यूस होगी, अदरवाइज नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। ये हमारा फेराडे का एक्सपेरिमेंट था, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। He proved an experiment to observe the induced current in the coil and bringing a bar magnet near it। वही चीज जो मैंने आपको बताया। द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अक्रॉस द पर्टिकुलर एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट कैन बी चेंज इन नंबर ऑफ फेज। अब जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं कॉइल के अक्रॉस, वो हम नंबर ऑफ वेज से चेंज कर सकते हैं बाय मूविंग द मैग्नेट रिलेटिव टू द सर्किट। हम सर्किट के पास इसको लेके आए, उसके बाद बाहर दूर लेके जाए, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द करंट ऑफ एज द नेबरिंग सर्किट, हम नेबरिंग सर्किट का करंट चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द करंट इन द सेम सर्किट, हम सेम सर्किट में करंट चेंज करके भी कर सकते हैं। एंड बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हम जो कॉइल है उसको रोटेट करके भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसे हम चेंज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर और एसी जनरेटर और एसी डीसी जनरेटर में जो ये चीज हमारी वर्क करती है, उसमें हम लोग डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मोटर में हम लोग लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए, और जनरेटर में हम लोग राइट हैंड का यूज करते हैं। तो वही चीज जो हमारी लेफ्ट हैंड में थी वही चीज हमारी राइट हैंड में लागू करती है। हमारी जो रूल है ये स्टेट करता है कि जो थंब हमारा होता है वो फोर्स को, मोशन को डिपेंड करता है, मतलब फोर्स जो हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है। फिंगर्स जो हमारी होती है, ये हमारी फोर फिंगर जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ये हमारे करंट को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सेम चीजें हैं, बट हाथ का डायरेक्शन चेंज हो गया। देख लेते हैं रूल क्या है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और ये सारी फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ऑफ योर हैंड such that they are mutually perpendicular. The thumb will point in the direction of the motion or the force acting on the conductor. Your forefinger in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of the induced current। वही सब चीजें हैं। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। गैल्वेनोमीटर बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। अब आप लोग कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर और हमारा जो एमीटर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, बताता है कि करंट कितना हमारा है, ठीक है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। पर गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट के प्रेजेंस को शो करता है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो उसमें डिफ्लेक्शंस होंगे, एग्जैक्ट रीडिंग नहीं बताएगा, ठीक है। It is an instrument that can detect the presence of current in the circuit. The pointer remains zero for the zero current, and depending upon the current of the direction of the current, it deflects either to the left or to the right or to the zero mark। या तो जीरो पे रहेगा तो लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा, तो राइट डिफ्लेक्ट करेगा। और राइट और लेफ्ट जो डिफ्लेक्ट करता है पोलैरिटी हम चेंज कर देंगे, डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग फेराडे के एक्सपेरिमेंट को पढ़ लेते हैं। मैंने ओवरव्यू आपको बता ही दिया है, आप इस चाहे तो फिगर में भी देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, हम इसको क्रॉस ला रहे हैं तो हमारा करंट इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब हम स्टेशनरी हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल 0 पे दिखाएगी। और जब हम बैक और उसको क्लोज लेके आएंगे या उसको मतलब दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन दूसरे डायरेक्शन में शो करने लगेगा। और हम इसको स्टेशनरी रखेंगे तो हमारा मतलब अगर हम इसको स्टेशनरी रखते हैं, अपने मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं, उस कॉइल को इसकी तरफ मूव करते हैं तो भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। मींस दोनों चीज में अगर हम कहीं पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस हम कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अदरवाइज अगर दोनों ही चीज हमारी स्टेशनरी है तो कोई भी मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हमारा शो नहीं करेगा। बेसिकली फैराडे का यही एक्सपेरिमेंट था। तो एक बार इसको ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। When the magnet is stationary, there is no deflection in the galvanometer and its pointer reads 0. ठीक? When the magnet with the north pole facing the solenoid, ये हमारा solenoid है, in which towards is moving towards the solenoid, the galvanometer shows the deflection towards the right. जैसा कि पहले वाले में है, showing that the current flows in the solenoid in the anti-clockwise direction. इसमें anti-clockwise direction में current हमारा flow कर रहा है. As the motion of the magnet stops, the pointer of the galvanometer comes to 0 position. This shows that the current in the solenoid flows as long as the magnet is moving. अब जब हमने मैग्नेट को मूव कराना बंद कर दिया तो उस केस में क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 शो करने लगा, जिससे हमें ये चीज प्रूव हो गई कि जब तक हम मैग्नेटिक को मूव करेंगे, मैग्नेट को मूव करेंगे, तभी तक उसमें करंट फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, अदरवाइज इट विल बी 0. नेक्स्ट आता है, द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड. अब हम सोलेनॉइड से मैग्नेट को अवे लेके जा रहे हैं, देन द करंट अगेन फ्लोज इन द सोलेनॉइड बट नाउ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, और जब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन हमारा दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा. ठीक है, तो हमने आपको बताया ही है कि नाउ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. Up, if the solenoid is brought towards the magnet, keeping the magnet stationary, then the current flows in the anti-clockwise direction and the galvanometer deflects towards the right. अब अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं और सोलेनॉइड को इसके अक्रॉस मूव करते हैं तभी भी उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो मेन बेसिकली इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि जब तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मतलब डिस्टर्ब करते रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी हमारी, उसी कंडीशन पे करंट फ्लो करेगा. जहां हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हुई उस पॉइंट पे हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा. तो यही हमारा फैराडे का एक्सपेरिमेंट था. अब इनके एक्सपेरिमेंट के इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है. सबसे पहला है, द करंट फ्लोज इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट. जब तक मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होता रहेगा. द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज रिवर्स्ड. अगर डायरेक्शन ऑफ द मोशन हमारा रिवर्स हो रहा है, जैसे हमने बताया था कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन इस साइड में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिफ्लेक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. मतलब अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स होता है तभी रिवर्स होगा जब हमारा मोशन हमारा रिवर्स होगा, या हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन पे करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारी चेंज हो जाती है. द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड बाय द रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट by the use of a strong magnet by increasing the area of the coil and the number of turns in the coil. ये हमारे वेज हैं जिसकी वजह से जो कोयल में करंट फ्लो कर रहा है उसको हम इंक्रीज करा सकते हैं. या तो मैग्नेट उसको बहुत तेजी से उसका रैपिड मोशन करने लगे, ठीक, या तो हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लें, या उसका एरिया, कॉइल का जो एरिया है उसको इंक्रीज कर दें, या नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें. तो ये सब ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसे हम अप्लाई करके करंट का जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है कॉइल में उसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. अब मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं जिससे आप लोग इसको कंफ्यूज ना हो कि हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का जो रूल है वो कब कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं. When we are giving the current, जब हम करंट दे रहे हैं, आप लोग वापस इलेक्ट्रिक मोटर वाले केस में आ जाइए. When we are giving the current to the coil and the coil starts rotating, we have to use left hand rule. In this case, force is being generated, not the current. हम मोटर के केस में
करंट दे रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, हमारा फोर्स जनरेट हो रहा है। When we are giving the force to the coil by moving or rotating and current is generated in the coil, we are using right hand rule. In this case, we are not giving the current by the battery or the coil to the coil. The current itself is being produced or being induced by the coil. ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग फोर्स दे रहे हैं, जो कि भी हम आगे पढ़ेंगे जनरेटर में, फोर्स हम दे रहे हैं, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। बाय लेफ्ट हैंड रूल वी ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फोर्स। जहां हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक मोटर में था, वहां पे हमारा फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड फोर्स कहेंगे। And the right hand rule, we try to find out the direction of the induced current in the coil. और right hand का जहाँ पे रूल लग रहा है, जो जनरेटर में लगेगा हमारा आगे, वहां पे करंट हमारा इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने इसलिए आपसे डिस्कस कर दिया कि आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कंफ्यूज मत करिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब डिपेंड करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अब हमारा आता है मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द प्लेन। किसी पर्टिकुलर प्लेन से पर्टिकुलर जो लाइंस हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ पास हो रही हैं, उन्हीं को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसे हम लोग ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। If the area of the plane perpendicular to the magnetic field A and the intensity of the magnetic field is B, then the magnetic flux associated with the plane is phi is equals to BA। और अगर ये पर्टिकुलर किसी एंगल थीटा पे है तो phi is equals to BA cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो यूनिट ऑफ क्योंकि किसी मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, और एरिया की जो होती है मीटर स्क्वायर होती है। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट हो जाएगी वो वेबर हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होती है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हमारी ये भी यूनिट हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, बट ये एक मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसके फॉर्मूले बेस्ड पे कभी कदार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वैसे आते एग्जाम में नहीं है, बट एक बार हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो एटलीस्ट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। करंट हमने लिख लिया है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। एट द पॉइंट लोकेटेड 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.5 मीटर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द वायर। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो होती है बी जो होती है वो म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई होती है। इसकी वैल्यू हमारी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। इसकी सारी हम वैल्यूज पुट अप कर लेंगे, उसके बाद हम कैंसिल करके इसका आंसर जो निकाल लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हमारी हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आज की क्लास में इतना ही था। होप सो जो भी डिस्कस किया गया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस किसी को कोई डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, and thank you for watching this video and keep supporting.